नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं तुम ही हो मेरी जिंदगी कहानी का अगला भाग। कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें और साथ ही इस कहानी के पिछले भाग को भी देखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तुम ही हो मेरी जिंदगी पार्ट 25। हल्दी की रस्म में पहनने के लिए सुनंदा जी ने शुभांग के कपड़ों का जो थाल भेजा था, उसमें हल्दी की रस्म के लिए एक लेडीज सूट देखकर 1 मिनट में ही शुभांग का पारा फिर चढ़ गया था। नंदिनी की बाह जोर से पकड़कर बोला, तुम्हें क्यों इतनी खुशी हो रही है उस मक्कार लड़की के कपड़े मेरे कपड़ों के साथ देखकर। नंदिनी ने लेडीज सूट उठा लिया और अपनी बाह छुड़ाकर अपनी हंसी होठों में दबाते हुए बोली, मैं जा रही हूँ, मुझे आपकी दुल्हन को भी तो तैयार करना है। और झट से दरवाजे के बाहर हो गई। शुभांग उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था और नंदिनी के होठों की हंसी जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। शुभांग नंदिनी के इस व्यवहार से कंफ्यूज हो गया था। अभी थोड़ी देर पहले तो मैं इसे अपने इतने करीब महसूस कर रहा था और अभी अचानक क्या हुआ इसे। हल्दी तो मोनिका को लगनी है, फिर नंदिनी इतनी खुश क्यों हो रही है। नंदिनी दरवाजे के बाहर ही रुक गई। उसे शुभांग का रिएक्शन देखकर बहुत मजा आ रहा था। मन में बोली, हरदम अपनी अकड़ की दुकान लिए घूमते रहते हैं और मुझे तो कितना सताते हैं। अब थोड़ा इनको भी परेशान होने दो। फिर थोड़ा सा अंदर झांक कर बोली, शुभांग जी, अपनी ड्रेस भी एक बार खोल कर देख लीजिए। माँ ने बड़े शौक से आपके लिए बनवाई है। शुभांग ने गुस्से से अपनी ड्रेस उठाकर देखा तो उसमें बस एक पीली धोती और एक पीला दुपट्टा था। वो जोर से बोला, उन कपड़ों के साथ मेरा कुर्ता भी चला गया है, उसे मुझे दे दो। शुभांग को चिढ़ते देखकर नंदिनी ने कहा, मेरे पास आपका कुर्ता नहीं है, ज्यादा नखरे मत दिखाइए। माँ ने जो दिया है वही चुपचाप पहन लीजिए। शुभांग अपने कपड़े बेड पर फेंक कर बोला, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसे बिना शर्ट के सबके बीच में नहीं जाऊंगा। रुको नंदिनी, मेरी बात सुनो। शुभांग की हालत देखकर नंदिनी जोर से खिलखिलाकर बोली, आज माँ ने अपने प्यारे बेटे के लिए यही ड्रेस सेलेक्ट किया है। लोग भी तो देखें कि दूल्हा कितना हैंडसम और सेक्स। कहते कहते अपनी जीभ दांतों के नीचे दबा ली। शुभांग उसकी ओर बढ़ते हुए बोला, क्या कह रही थी, फिर से तो बोलो। नंदिनी थोड़ा पीछे हट गई। शुभांग ने उसके पास जाकर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अभी क्या कहा तुमने, अपनी बात कंप्लीट करो नंदिनी। नंदिनी नजरें चुराते हुए बोली, मैंने कहा धोती में आप बहुत हैंडसम लगेंगे। शुभांग मुस्कुरा कर बोला, तो ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसे ही आऊंगा, पर एक शर्त है, मेरी नजरों का सामना करना। जो बात बात पर पलके झुका लेती हो ना, ये मत करना। नंदिनी झेपते हुए उसकी आंखों में देखकर बोली, मैं क्यों नजरें चुराऊंगी, आपसे डरती हूँ क्या। और हंसते हुए भाग गई। शुभांग के होठों पर गहरी मुस्कान आ गई थी। उसने मन में कहा, बहुत हंसी आ रही है ना तुम्हें, एक बार मिल जाओ फिर बताता हूँ शुभांग आर्य को सताने की क्या सजा होती है। सुनंदा जी निधि से मिलने उसके रूम की ओर जा रही थी। तभी उन्होंने देखा कि निधि और शिशिर बाहर ही खड़े बातें कर रहे थे। सुनंदा जी को अपनी ओर आते हुए देखकर शिशिर ने कहा, आइए बड़ी माँ, हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। अब आप ही हमें इस मुसीबत से बचा सकती हैं। सुनंदा जी परेशान होकर बोली, कैसी मुसीबत बच्चों, सब ठीक तो है ना। निधि ने मायूसी से कहा, सब कहाँ ठीक है आंटी जी। आज से शुभांग जी और मोनिका की शादी की रस्में शुरू हो जाएंगी। आज मोनिका और शुभांग के हाथ में एक दूसरे के नाम की हल्दी लग जाएगी और फिर शादी भी हो जाएगी। ये जानते हुए भी कि नंदिनी और शुभांग जी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं।
एक दूसरे के बिना उनकी जिंदगी अधूरी है। फिर भी क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे तमाशा देखते रह जाएंगे? कुछ करेंगे नहीं? सुनंदा जी भेद भरी मुस्कान के साथ निधि की ओर थोड़ा झुकते हुए बोली, किसने कहा कि हम तमाशा देखेंगे? अभी भी समय है। तुम लोग साथ दो तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। शिशिर अचंभे से बोला, ताई माँ, 2 दिन बाद भाई और मोनिका की शादी है। रिश्तेदार आ चुके हैं और आप कहती हैं कि अभी भी समय है। अब क्या हो सकता है बड़ी माँ? सुनंदा जी मुस्कुराते हुए बोली, आज जो शुभांग की जूठी हल्दी मोनिका के शरीर पर लगने वाली है, वो नंदिनी को लग सकती है। और ऐसे ही शादी भी मोनिका और शुभांग की नहीं, बल्कि शुभांग और नंदिनी की हो सकती है। हाँ, इसके लिए बहुत सारी हिम्मत और प्लानिंग की जरूरत है। मैं तो तैयार हूँ। तुम लोग अपना बताओ, क्या मेरा साथ दोगे? कहकर सुनंदा जी ने अपनी दाहिनी हथेली आगे बढ़ाई। शिशिर और निधि ने भी उनकी हथेली पर अपना हाथ रखते हुए कहा, डन, हम आपके साथ हैं। फिर शिशिर बड़ी स्टाइल से बोला, हमने सिर पर कफन बांध लिया है ताई माँ। अब जान रहे या मौत मिले, हमें कोई परवाह नहीं। तो भैया और नंदिनी भाभी का गठबंधन हम करा कर ही दम लेंगे। सुनंदा जी उसके सिर पर प्यार से चपत लगाते हुए बोली, ड्रामेबाज कहीं का, जान नहीं देनी है, मेरा साथ देना है। थोड़ी देर वहीं खड़े तीनों खुसुर फुसुर करते रहे। आवाज इतनी धीमी थी कि किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई कि यहाँ एक और गेम प्लान शुरू हो गया था। कुछ देर बाद नंदिनी के रूम में निधि और नंदिनी दोनों तैयार हो रही थी। नंदिनी ने वही सूट पहना था जो सुनंदा जी ने शुभांग के कपड़ों के साथ थाल में रखा था। बहुत ही सुंदर पीले रंग का कोटा पट्टी अम्ब्रेला सूट था, जिसमें नंदिनी का रूप और निखर आया था। निधि उसके गले में बाहें डालते हुए बोली, कौन कहेगा कि दुल्हन मोनिका है? अरे रूप तो तेरा निखर आया है हल्दी वाले दिन। जैसे जैसे शादी नजदीक आती जा रही है, मोनिका तो और सड़ी दिखने लगी है। नंदिनी उसके मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, ऐसा मत बोल निधु। तुझे ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि तू मुझे बहुत प्यार करती है। मोनिका के बारे में ऐसा मत बोल, नहीं तो कोई सुन लेगा तो क्या सोचेगा? निधि गुस्से से बोली, मेरा वश चले तो उस चुड़ैल की चुटिया काट कर उसे जंगल में छोड़ आऊं, फिर भटकती रहेगी जिंदगी भर पालमपुर की पहाड़ियों में। नंदिनी निधि के हाथ में फूलों से सजी चांदी की थाली पकड़ाते हुए नाराजगी से बोली, अब अपनी बकवास बंद कर और मेरी हेल्प कर। इस थाली में हल्दी की कटोरी रखी जानी है, इसे संभाल कर मेरे साथ ले चल। मेरे हाथ में हल्दी से भरी कटोरी है और मेरा दुपट्टा भी तो कितना फिसल रहा है। मैं सब कुछ अकेले नहीं संभाल पाऊंगी। चल जल्दी चल, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। निधि मुंह बनाते हुए उसके साथ चल पड़ी। दोनों पंडाल में पहुंची तो देखा सारी रिश्तेदार औरतें हल्दी के लिए पंडाल में इकट्ठा हो गई थीं। सुनंदा जी ने थोड़ी दूर से ही आवाज दी, जल्दी आओ बेटा, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। नंदिनी ने घूर कर निधि की ओर देखा। निधि ने मुंह बनाकर कहा, अब इसमें मेरी क्या गलती है? नंदिनी गुस्से से बड़बड़ाई, तुझे तो मैं बाद में बताती हूँ। हमेशा मैं तेरे कारण ही लेट हो जाती हूँ। निधि सुनंदा जी की तरफ दौड़ पड़ी, लेकिन हड़बड़ी में सुनंदा जी से जा टकराई और उसके हाथ में पकड़ी थाली के सारे फूल वहीं जमीन में गिर गए। नंदिनी गुस्से और घबराहट से रुआंसी होकर बोली, एक तो तेरे कारण हम पहले ही लेट हो गए थे, अब ये क्या कर दिया तूने? देख कर नहीं चल सकती थी? इतनी जल्दी हम फिर से थाली को कैसे डेकोरेट कर पाएंगे? सुनंदा जी ने हल्दी का कटोरा नंदिनी के हाथ से ले लिया और उसे तसल्ली देते हुए बोली, कोई बात नहीं बेटा, निधि ने जानबूझकर तो नहीं गिराया। अब तुम जल्दी से वही फूल इकट्ठा करके फिर से थाली सजा दो, शुभांग भी आता ही होगा। नंदिनी ने निधि के हाथ से थाली ले ली और वहीं जमीन में बैठकर
बिखरे हुए फूल उठाकर फिर से थाली में जमाने लगी। तभी शुभांग आकर चौकी पर बैठ गया। नंदिनी पूरी तरह से जल्दी जल्दी थाली सजाने में लगी थी। घबराहट से फूल इधर से उधर हो रहे थे। तभी उसे शुभांग की खुशबू अपने बिल्कुल करीब महसूस हुई। उसने ऊपर देखा तो शुभांग चौकी पर बैठा उसे ही देख रहा था। इस समय उसने बस पीली धोती पहन रखी थी, जो शुभांग के हल्के सांवले सलोने रंग पर खूब फब रही थी। उसका बलिष्ठ शरीर नंदिनी की आंखों के सामने था। उसका दिल धक से रह गया। वो चाह कर भी शुभांग से अपनी नजरें ना हटा पाई। शुभांग ने शरारत से मुस्कुराकर अपनी भौहें उचकाई तो नंदिनी ने शर्मा कर अपनी पलकें नीचे झुका ली और फिर थाली में फूल सजाने लगी। नंदिनी और शुभांग तो एक दूसरे के करीब बैठे एक दूसरे की खुशबू खुद में जज्ब कर रहे थे, लेकिन उनके बिल्कुल पास खड़ी निधि और सुनंदा जी बड़ी खामोशी से अपने प्लान पर एक्शन करने की तैयारी में थी। थोड़ी दूर खड़े शिशिर ने निधि को आवाज देकर कहा, निधि, तुम्हें तुम्हारे मौसा जी ऑफिस में बुला रहे हैं, जल्दी जाओ। आती हूँ, कहकर निधि जैसे ही आगे बढ़ी, उसका हाथ सुनंदा जी के हाथ से टकराया और हल्दी का कटोरा उनके हाथ से छूटकर शुभांग के सिर से होते हुए नंदिनी के ठीक सामने थाली में जा गिरा। नंदिनी ने हड़बड़ा कर ऊपर देखा। हल्दी तो सारी शुभांग के सिर और उसके कंधों पर फैल गई थी, जहां से टपक कर नंदिनी के चेहरे और उसके हाथों पर भी फैल चुकी थी। सब लोग चौंक कर उन दोनों को देखे जा रहे थे। लड़कियां जोर से हंसने लगीं और नंदिनी और शुभांग के चेहरे का भाव देखकर औरतें भी मुस्कुराए बिना ना रह सकीं। शुक्र था कि आज सुमित्रा जी की तबीयत कुछ खराब थी, इसलिए धनेश जी भी हल्दी के फंक्शन में ना आकर अपनी माँ के पास उनके रूम में ही बैठे उनकी देखभाल कर रहे थे, जिससे वो जल्दी से ठीक होकर बाकी के फंक्शन अटेंड कर सकें। सुनंदा जी ने कहा, कोई बात नहीं बच्चों, घबराने की जरूरत नहीं है, हो जाता है, मैं अभी दूसरी हल्दी मंगवा लेती हूँ। नंदिनी जल्दी से कटोरी लेकर खड़ी हो गई और अपनी घबराहट छुपाते हुए बोली, मैं अभी दूसरी हल्दी बनाकर ले आती हूँ। सुनंदा जी उसके गाल को धीरे से छू कर बोली, इस कटोरी को धुलना मत बेटा, इसी में और हल्दी का उपटन बनाकर आना। नंदिनी ने हाँ में गर्दन हिलाई और तेज कदमों से वहां से चली गई। शुभांग उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर गहरी खामोशी देखकर सुनंदा जी बोली, तुम कहाँ जा रहे हो बेटा? बस 2 मिनट बैठो, नंदिनी दूसरी हल्दी लेकर आ रही होगी, फिर हम तुम्हारी हल्दी की रस्म पूरी करेंगे। शुभांग ने एक गहरी नजर अपनी माँ पर डाली। जाने क्यों उसे दाल में कुछ काला लग रहा था। सुनंदा जी इधर उधर नजर घुमाने लगी तो शुभांग ने कहा, जितनी हल्दी लगनी थी लग चुकी। आपको क्या लगता है मॉम, मैं इससे ज्यादा कुछ और करने दूंगा? मैं तो पहले से ही इन सब रिचुअल्स को नहीं मानता। आपका और दादी माँ का दिल रखने के लिए तैयार हो गया था, कहकर शुभांग तेज कदमों से चला गया। नंदिनी हल्दी बनाकर जल्दी जल्दी पंडाल की ओर भागी जा रही थी। तभी सुनंदा जी ने उसे फोन करके कहा, शुभांग पंडाल छोड़कर चला गया है बेटा, तुम प्लीज उसे मना कर ले आओ। नंदिनी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसका चेहरा और हाथ हल्दी से रंगा था। उसने दुपट्टे से अपना चेहरा पोंछा और कुछ सोच कर शुभांग के रूम की ओर चल पड़ी। अपने रूम में आईने के सामने खड़ा शुभांग खुद को बड़े गौर से देख रहा था। उसने सोचा, ये सब क्या मात्र संजोग था या मॉम ने जानबूझकर हल्दी हम दोनों के ऊपर गिरा दी? क्या चल रहा है मॉम के मन में? फिर मुस्कुरा कर बोला, आफ्टर ऑल शुभांग आर्य की मदर हैं, इतनी आसानी से तो चुपचाप नहीं बैठेंगी। तभी उसे अपने बगल से नंदिनी का चेहरा झांकते हुए नजर आया। नंदिनी ठीक उसके पीछे खड़ी हल्का सा अपना सिर झुकाकर आईने में ही शुभांग को देख रही थी।
शुभांग एक झटके से पलटा और नंदिनी उसकी बाहों में थी। हाथ में पकड़े हल्दी से भरे कटोरे को बचाने के लिए नंदिनी खुद को छुड़ाने लगी, तो शुभांग ने एक हाथ से कटोरी पकड़ लिया और दूसरा हाथ उसकी कमर में लपेटकर उसे अपने पास खींच लिया। नंदिनी ने घबराकर उसकी ओर देखा, तो दूसरे ही पल उसकी आंखों में डूबती चली गई। उसका हाथ भी धीरे-धीरे शुभांग के कंधे पर कसने लगा था। शुभांग ने उसके कान के पास जाकर आहिस्ता से कहा, हमारी हल्दी की रस्म तो पूरी हो गई। तुमने बताया नहीं, मेरे कपड़ों के साथ ये ड्रेस मॉम ने तुम्हारे लिए भेजी थी। सास बहू ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया, इसीलिए तुम्हें मुझ पर इतनी हंसी आ रही थी, है ना? नंदिनी जो पूरी तरह से शुभांग के प्यार में डूबी इस पल को महसूस कर रही थी, फिर पलकें झुकाकर बोली, नहीं शुभांग जी, मुझे कुछ नहीं पता था। शुभांग ने कटोरी टेबल पर रख दिया और नंदिनी का चेहरा ऊपर उठाया। नंदिनी की पलकें अभी भी बंद थीं। शुभांग उसकी पलकों को चूम कर बोला, ये तो सरासर चीटिंग है। तुम्हारे कहने पर मैंने ये कपड़े पहने और तुम मुझे नजर भर देखोगी भी नहीं। मैंने कहा था ना, पलके मत झुकाना। नंदिनी शर्मा कर उसकी बाहों में सिमट गई और शुभांग ने उसे अपने सीने से लगा लिया। एक तरफ दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह डूबे थे और रही सही कसर दोनों के शरीर पर लगी हल्दी ने एक दूसरे को अपने रंग में रंग कर पूरी कर दी थी। हल्दी की खुशबू और नंदिनी की धड़कनें शुभांग का होश खोने लगी थीं। नंदिनी का चेहरा अपनी हथेली में भरकर उसके दोनों गालों को बारी-बारी चूम कर बोला, कल हमारी मेहंदी है नंदिनी, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे नाम की मेहंदी अपने हाथों में सजाओ, लगाओगी ना? नंदिनी ने अपना चेहरा उसके चेहरे पर टिका लिया और गहरी सांस लेकर बोली, माँ भी यही चाहती हैं। शुभांग ने पूरी शिद्दत से अपने होठ उसके होठों पर रख दिया। नंदिनी भी दुनिया जहान से बेखबर प्यार के इस एहसास को अपने रूह में महसूस करने लगी। तभी शुभांग को लगा कि रूम के बाहर कुछ हलचल सी हुई। उसने धीरे से नंदिनी को खुद से अलग किया और दरवाजे के बाहर निकल आया। कॉरिडोर में एक परछाई सी गुजरी, लेकिन दूर तक कोई नजर नहीं आया। शुभांग ने मन में कहा, कोई तो था जो हमें देख रहा था। फिर ये सोचकर अपना सिर झटक दिया, हो सकता है ये मेरा भ्रम हो, क्योंकि मेरे सिक्योरिटी के रहते मेरे रूम के पास तक आने की हिम्मत कोई नहीं करेगा। फिर दरवाजा बंद करते हुए मुस्कुराकर मन में बोला, मैं भी तो नंदिनी को देखकर सब कुछ भूल जाता हूँ। दरवाजा बंद करने का भी होश नहीं रहा। नंदिनी कमरे में एक किनारे चुपचाप खड़ी दरवाजे की ओर घबराई सी देख रही थी। शुभांग से पूछा, क्या हुआ शुभांग जी, आप इस तरह अचानक से बाहर क्यों चले गए? शुभांग ने सोचा कि नंदिनी से कहूंगा तो परेशान हो जाएगी। बात बदलते हुए बोला, कुछ नहीं हुआ, बस अपनी सिक्योरिटी वालों को चेक कर रहा था। कहकर उसने नंदिनी को फिर से अपनी बाहों में कैद कर लिया। फिर उसके सिर पर चूम कर कहा, तुम अब ये हल्दी ले जाकर मॉम को दे दो और उनसे कहना हमारी हल्दी हो चुकी है। नंदिनी हैरानी से शुभांग की ओर देखने लगी, तो शुभांग ने कहा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, मॉम कुछ नहीं करेंगी। वैसे भी ये सब उन्हीं का किया धरा है। नंदिनी कंफ्यूज थी, कुछ सोचते हुए कमरे से बाहर निकल गई। सुनंदा जी फूलों से सजी थाली में हल्दी की कटोरी रखकर अपने सास के रूम में गईं और अपने पति से कहा, धनेश जी, ये शुभांग के शरीर पर लगी जूठी हल्दी है। आप इसे छोटे के साथ जाकर मोनिका की मॉम को दे आइए। धनेश ने कहा, मैं माँ के पास बैठा हूँ सुनंदा, तुम खुद जाकर अपने हाथों से मोनिका को ये हल्दी दे आओ और लगा भी देना। सुनंदा जी ने कहा, नहीं धनेश जी, हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है कि दूल्हे की माँ दुल्हन को हल्दी लगाए, लेकिन अगर एक ही शहर में है
तो ससुर जरूर हल्दी लेकर जाता है। फिर सुमित्रा जी की ओर देखकर बोली, माँ जी मैं ठीक कह रही हूँ ना? सुमित्रा जी ने कहा, बहू ठीक कह रही है बेटा। और तू हर बात में उससे बहस क्यों करता है? चुपचाप उसकी बात मान भी तो सकता है। गणेश धीरे से बोला, लेकिन माँ आपकी तबीयत। सुमित्रा जी ने उसे झिड़की लगाते हुए कहा, अब मैं इतनी भी बीमार नहीं हूँ कि तू मुझे यहीं पकड़ कर बैठा रहेगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे पोते की शादी है। मुझे नाचना गाना है कि बीमार होकर बिस्तर में पड़े रहना है? बहू मेरे पास रहेगी, तू चुपचाप चला जा। मोनिका की हल्दी भी हो गई थी, लेकिन बाकी लोगों की हल्दी की तरह यहाँ कोई धमाल नहीं हुआ। ना ही परिवार वालों ने एक दूसरे से हल्दी की होली खेली, क्योंकि जब घर वालों में ही कोई उत्साह नहीं था, शादी बेमन से हो रही थी, तो सारी रस्में किसी तरह से बस पूरी की जा रही थी। सबने लंच किया। नंदिनी नहा धोकर आगे के काम में व्यस्त हो गई, लेकिन शुभांग नहाने के बाद तैयार होकर दीपेन और शिशिर के साथ कहीं चला गया था। थोड़ी देर बाद युवराज के रूम में एक आदमी उसके सामने हाथ बांधे खड़ा था। युवराज के सामने कुछ फोटोग्राफ्स बिखरी पड़ी थी, जिसे थोड़ी देर पहले देखने के बाद युवराज ने गुस्से से इधर उधर बिखेर दिया था। थोड़ी देर तक युवराज गुस्से में भरा बैठा कुछ सोचता रहा। फिर अचानक बोल पड़ा, ये दोनों तो सबकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। मैं कैसे नहीं समझ पाया कि इन दोनों के बीच में इतनी नजदीकियां हैं। मैं तो इसी भ्रम में था कि शुभांग अपने पापा और दादी के प्रेशर में या किसी और साजिश के तहत ही सही, पर मोनिका से शादी कर रहा है। हमारी पीठ पीछे ये दोनों तो पता नहीं कौन सा कांड करने वाले हैं। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। अगर मैं मोनिका की शादी तक रुकूंगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि शुभांग नंदिनी को ले उड़े और मैं पीछे से हाथ मलता रह जाऊं। नहीं, अब और नहीं। मुझे कुछ तो फैसला करना पड़ेगा, जिससे नंदिनी भी मेरी हो जाए और शुभांग भी मोनिका से शादी करने को मजबूर हो जाए। धनेश, सुमित्रा जी, मोनिका और अपने मम्मी पापा को फोन करके युवराज ने कहा, प्लीज जल्दी मेरे रूम में आ जाइए। बहुत ही जरूरी बात करनी है, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। सब लोग युवराज के रूम में पहुंच चुके थे और धनेश सुमित्रा जी को व्हील चेयर पर बिठाकर खुद धकेलते हुए युवराज के रूम में आ पहुंचा। युवराज ने सबके सामने वो फोटोग्राफ्स फैला दी। सबकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। किसी के मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। सबको जैसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन मोनिका को तो सब पता था। फिर भी वो नाटक करते हुए बोली, ये क्या नया ड्रामा शुरू कर दिया भाई आपने? ये सब गलत है। ये फोटोग्राफ्स ट्रिक फोटोग्राफी से बनाए गए हैं। मैं इन्हें नहीं मानती। मुझे अपने शुभांग पर पूरा भरोसा है। नंदिनी बस शुभांग की अच्छी दोस्त है, उससे बढ़कर कुछ नहीं। शुभांग जी रिजर्व नेचर के हैं, इसलिए मुझ पर अपना प्यार प्रकट नहीं करते, लेकिन मैं महसूस तो कर सकती हूँ ना। युवराज ने गुस्से से कहा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा धैर्य रखिए। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तब तक नंदिनी ने दरवाजे पर नॉक किया। युवराज ने कहा, अंदर आ जाओ नंदिनी। नंदिनी तो बाहर से ही युवराज के रूम में बैठे इतने लोगों को देखकर घबरा गई थी। किसी तरह हिम्मत करके अंदर आई, तो उसकी नजर धनेश जी और सुमित्रा जी पर पड़ी, जो गुस्से से उसे ही घूर रहे थे। नंदिनी की समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन उसका दिमाग कह रहा था, कुछ तो गड़बड़ हुई है। हे महादेव बचा लेना। युवराज नंदिनी पर कटाक्ष करते हुए बोला, आओ बैठो नंदिनी, हमारे पास तुम्हारे लिए बहुत बड़ी सरप्राइज है। नंदिनी धनेश को देखते हुए कांपती आवाज में बोली, मैं यहीं ठीक हूँ सर। बताइए, मुझसे कुछ काम था क्या? युवराज उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, अरे आज तो आपके सुर ही बदल गए हैं। ये चमत्कार कैसे हुआ? मैं बेशर्म आदमी से सर कब बन गया?
धनेश जी गुस्से भरी आवाज में डांट कर बोले, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है लड़की। तुम्हारी असलियत हमारे सामने आ चुकी है। चुपचाप इधर आओ और इस फोटोग्राफ्स को देखकर बताओ कि ये सब क्या है। नंदिनी धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी निगाह तो दूर से ही फोटोग्राफ्स पर पड़ गई थी। फोटोज में उसने खुद को और शुभांग जी को एक साथ देख लिया था। टेबल के पास जाकर रुकी तो धनेश ने कड़कती आवाज में कहा, उठाओ फोटोज अपने हाथ में। नंदिनी ने डरते डरते फोटोग्राफ्स अपने हाथ में उठा लिया। उसकी फोटो में शुभांग और नंदिनी आज हल्दी के बाद एक दूसरे को किस कर रहे थे। सभी फोटोज में शुभांग और नंदिनी एक दूसरे की बाहों में डूबे थे। दोनों के चेहरे पर गहरा सुकून था। कोई भी देखकर आसानी से समझ सकता है कि दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। लेकिन देखने वालों की नजरों का फर्क था। कोई उसे बेइंतहा मोहब्बत समझता है तो कोई नंदिनी का लालच धोखा और शुभांग की अय्याशी। नंदिनी के हाथ पैर सुन्न हो गए थे। उसका शरीर पत्ते की तरह कांप रहा था। जब उसके पैरों से खड़ा नहीं रहा गया तो धम्म से वहीं जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जुबान तो मानो तालू से चिपक गई थी। युवराज और मोनिका के चेहरे पर कुटिल मुस्कान फैली थी। वहीं युवराज की माँ बिल्कुल शांत थी। उन्हें नंदिनी के ऊपर बड़ी दया आ रही थी। लेकिन युवराज के पापा धनेश और सुमित्रा जी गुस्से से नंदिनी को घूर रहे थे। जब बड़ी देर तक नंदिनी चुप रही तो धनेश गुस्से से बोले, ए लड़की, इधर देखो मेरी ओर। नंदिनी ने डरते डरते धनेश जी की ओर देखा तो धनेश ने गुस्से से कहा, इस फोटोग्राफ्स में जो कुछ भी है वो सच है ना? नंदिनी ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया और फिर गर्दन नीचे झुका ली। सुमित्रा जी दुखी मन से बोली, तुम गरीब घर की लड़की हो, मुझे स्वभाव से अच्छी लगी, इसलिए मैं युवराज से शादी करके तुम्हारी जिंदगी बनाना चाहती थी। लेकिन तुम तो बहुत बड़ी धोखेबाज निकली। तुम्हारी लालची नजर मेरे पोते पर थी। धनेश ने कहा, हमने तो इसे मासूम समझा था, लेकिन ये तो इतनी शातिर निकली कि शुभांग को पालमपुर में शादी के लिए तैयार कर लिया और खुद पहले ही इसी रिजॉर्ट में आकर नौकरी कर ली। ये जानती थी कि जबलपुर में ये शुभांग और मोनिका की शादी रोक नहीं पाएगी, तो इसने इतनी बड़ी साजिश रच डाली। नंदिनी रोते हुए बोली, नहीं अंकल जी, ये सच नहीं है। प्लीज आप मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम मत लगाइए। मैंने कोई साजिश नहीं रची, बल्कि मैं तो शुभांग जी से दूर जाने के लिए किसी को बताए बिना पालमपुर चली आई थी। शुभांग जी की शादी यहाँ होने वाली है। उनके आने से पहले मुझे इस बात की कोई खबर नहीं थी। सुमित्रा जी ने नाराजगी से कहा, अगर तुम सही हो तो अपनी सच्चाई साबित करो। नंदिनी सुमित्रा जी की ओर देखकर बोली, अपनी सच्चाई साबित करने के लिए मुझे आप जो कहेंगी मैं तैयार हूँ। सुमित्रा जी ने गंभीर होकर कहा, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी शादी युवराज से तय कर दी थी। अरेंज मैरिज ऐसी ही होती है। बच्चे अपने बड़ों की बात का मान रखते हैं और ऐसे ही शुभांग और मोनिका भी हमारी मर्जी से शादी कर रहे हैं। फिर तुमने हम सब की बात क्यों ठुकरा दी? क्यों युवराज से शादी करने को मना कर दिया? उसने तुम्हारे ऊपर दया करके तुम्हारी थोड़ी सहायता कर दी थी। तुमने तो उसे अपने रूप जाल में बांध लिया। नंदिनी हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, ये सच नहीं है दादी माँ। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। धनेश गुस्से से चिल्लाई, खबरदार लड़की, जो तूने अपनी गंदी जुबान से मेरे बेटे का नाम भी लिया। जब तू उसके करीब आई तो तुझे पता था ना कि शुभांग और मोनिका की शादी तय हो चुकी है। फिर भी तुझे एक इंगेज्ड लड़के से प्यार हो गया। शुभांग से प्यार के सपने भी मत देखना, वरना मैं शुभांग को अपनी संपत्ति से बेदखल कर दूंगा। निकाल दूंगा उसे अपने घर से और अपने दिल से। अगर तू शुभांग की बर्बादी चाहती है तो अड़ी रह अपनी जिद पर।
नंदिनी सिर झुकाए बस रोए जा रही थी। तभी युवराज ने नंदिनी को कंधे से पकड़कर उठाया और चेयर पर बिठाकर बोला, बस करिए अंकल, मैं नंदिनी को इतने दुख में नहीं देख सकता। वो भले मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन मैं तो नंदिनी से प्यार करता हूँ। मेरे लिए इतना ही काफी है। अगर नंदिनी हाँ करती है, तो मैं अब भी नंदिनी से शादी करने को तैयार हूँ। सुमित्रा जी शांत लहजे में बोली, नंदिनी बेटा, तुम युवराज से शादी कर लो, इसी में हम सबका भला है। नंदिनी ने युवराज की ओर देखा। उसकी आंखों में ऐसा कुछ नजर आया कि नंदिनी का दिमाग हिल गया। उसे आज सुबह सुनंदा जी की कही बात याद आई, अगर युवराज और मोनिका का पर्दाफाश करना है, तो तुम्हें शुभांग से कुछ दिनों के लिए दूरी बनानी होगी और युवराज से नजदीकी बनाकर उसका विश्वास जीतना होगा। तभी तो उसके आसपास रहकर उसकी गतिविधियों का पता लगा सकती हो कि युवराज और मोनिका क्या प्लानिंग कर रहे हैं। नंदिनी का दिमाग बहुत तेज दौड़ रहा था। युवराज ने अपने इर्द गिर्द अपने आदमियों का इतना मजबूत घेरा बना रखा है कि हम में से कोई उसके अंदर तक पहुंच नहीं सकता। मुझे पहले इस घेरे को तोड़ना होगा। नंदिनी की मुट्ठियां कसने लगी। अब उसके मन में डर की जगह गुस्से ने ले लिया था, क्योंकि इतनी भी कमजोर नहीं थी नंदिनी कि हालात से हार जाए। मन में कहा, मैंने माँ से वादा किया है, हर हाल में शुभांग जी का साथ दूंगी, और अब युवराज से शादी करने की झूठी हाँ ही सही, मैं शुभांग जी के लिए किसी हद तक जा सकती हूँ। फिर एक नजर युवराज पर डाली और मन ही मन मुस्कुराई। अपने को बहुत शातिर और होशियार समझते होगे तुम, लेकिन मेरे हिसाब से तुम तो एक नंबर के गधे हो। अब देखते जाओ कि नंदिनी राजपूत कैसे तुम्हें गधा साबित करती है। उसने अपनी आंखें कस कर भींच ली और धीरे से बोली, मैं युवराज से शादी करने के लिए तैयार हूँ। युवराज हैरानी और खुशी से आवाज नंदिनी को देखे जा रहा था। साथियों, मेरी कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो कृपया लाइक कर दें और कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। ऐसी ही और मनोरंजक कहानियां देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।